जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। इसमें हम लोग आज प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियां पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से 225 मिलियन साल पहले एक महासागर था जिसका नाम था पैंथलासा महासागर। इस महासागर पर एक महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। यही पेंजिया महाद्वीप टूटकर दो भागों में बट गया। एक कहलाया अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की उत्पत्ति किस लैंड से हुई है, तो आप बताएंगे गोंडवाना लैंड से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत जो है गोंडवाना लैंड से अलग होकर आज इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, इस गोंडवाना लैंड से बहुत सारे महाद्वीप बने, जैसे दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये सभी महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का ही भाग हैं। आइए देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार आध गोंडवाना भूमि का एक भाग है। भारत का सबसे पुराना प्राचीनतम भाग है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत का सबसे पुराना प्राचीनतम भाग है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1600 किलोमीटर स्क्वायर और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 1400 किलोमीटर स्क्वायर है। सामान्यतः इस भाग में भूकंप नहीं आता। आइए थोड़ा मैप के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, ये अपना भारत है, ये दक्षिण का हिस्सा है। आप देख सकते हैं ऊपर अरावली श्रेणी है और ये विंध्य श्रेणी है और नीचे सतपुड़ा है। इधर आप देख सकते हैं ये पश्चिमी घाट है और ये इधर साइड को देख सकते हैं पूर्वी घाट है। ये जो बीच में आप शेडिंग देख रहे हैं ना, यही प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1600 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की 1400 किलोमीटर। आइए अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के भाग। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार के भाग जो हैं 5 हैं। आप देख सकते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। दोस्तों, मध्यवर्ती उच्च भूमि में अरावली पर्वत, मालवा पठार, बुंदेलखंड और विंध्य श्रेणी, साथ ही साथ बघेलखंड भी आता है। फिर आप देखेंगे दक्कन का पठार। दोस्तों, दक्कन पठार में सतपुड़ा पहाड़ी, महाराष्ट्र पठार, कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार, तमिलनाडु पठार और उड़ीसा उच्च भूमि आता है। फिर आप देखेंगे पूर्वी पठार। दोस्तों, पूर्वी पठार में छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार आता है। साथ ही साथ जो ये उड़ीसा उच्च भूमि है इसका कुछ भाग जो है पूर्वी पठार में और दक्कन की पठार में है। फिर है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये सभी जो हैं प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। अब हम लोग थोड़ा इनकी एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे अरावली श्रेणी। दोस्तों, अरावली श्रेणी का जो विस्तार है आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका विस्तार दक्षिण दिल्ली से लेकर राजस्थान, हरियाणा और गुजरात इन राज्यों में है। विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतों में एक है। प्राचीन विस्तार इसका देखेंगे हिमालय के गिरिपथ से लेकर लक्षद्वीप तक। दोस्तों, अब ये वर्तमान में दिल्ली से लेकर गुजरात तक की है। अब यह अवशिष्ट पर्वत श्रेणियों में आता है। आपको यहाँ पर नोट करना है कि ये जो अरावली श्रेणी जो है पहले ये बलित पर्वतों में थी, लेकिन अब ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणियों में आती है। भारत की जो राजधानी दिल्ली है वो रायसीना हिल्स पर स्थित है। दोस्तों, ये रायसीना हिल्स जो है वो अरावली श्रेणी का ही एक भाग है। ठीक। फिर आप देखेंगे सर्वोच्च चोटी। अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू की पहाड़ी पर है और इसी अरावली श्रेणी पर एक मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर।
अरावली श्रेणी के दोस्तों दक्षिण में धातु अधिक पाए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये अरावली श्रेणी है। अरावली श्रेणी जो विस्तार है उसका उत्तर पूर्व में दिल्ली है और दक्षिण पश्चिम में गुजरात है। इसके पश्चिम में देखेंगे थार मरुस्थल और पूर्व में देखेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश है। दोस्तों इसी अरावली श्रेणी से एक नदी आती है लूनी नदी, और एक नदी आती है इधर से बनास नदी। ठीक, अब देखेंगे हम लोग मालवा का पठार। दोस्तों मालवा का जो पठार है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी है, उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी है, पूर्व में बुंदेलखंड पठार है और दक्षिण में विंध्य श्रेणी है। दोस्तों ये जो मालवा का पठार है लावा निर्मित पठार है, यानी कि ये लावा से बना हुआ है। जब ये लावा से बना तो इसकी चट्टानें जो थी वो बेसाल्ट की चट्टानें थी। आज भी जो मालवा का पठार है वहाँ की चट्टानें बेसाल्ट की चट्टानें हैं और बेसाल्ट की चट्टानों में लौह और मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों मालवा के पठार की जो मिट्टी है वो काली मृदा है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप इसे नोट करके रखिएगा। साथ ही साथ ये मालवा का पठार जो है समभ प्राय मैदान है, यानी कि ये ढालदार है। आप देखेंगे इसका जो उत्तर की ओर ढलान बहुत अधिक है। दोस्तों किसी भी चीज को दोस्तों चित्र के द्वारा बनाकर मैप के अकॉर्डिंग बनाकर जरूर समझें, क्योंकि मैप को बनाने से जल्दी समझ में आता है। आप देख सकते हैं कि मालवा के पठार में उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी है, उत्तर में ग्वालियर है, दक्षिण में विंध्य श्रेणी है और पश्चिम में बुंदेलखंड है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मालवा की पठार में विंध्य श्रेणी किस ओर है, तो दक्षिण की ओर है। ठीक, अब देखेंगे आप बुंदेलखंड। दोस्तों बुंदेलखंड का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में है। चंबल नदी यहाँ भी क्या करती है, बीहड़ खंड का निर्माण करती है। प्राचीन नीस चट्टान से बनी है। दोस्तों ये जो बुंदेलखंड है वो प्राचीन नीस, यानी कि जो प्राचीन नीस की जो चट्टान है उससे बनी हुई है। और यहाँ देखेंगे आप कि भूमिगत जल जो है वो बहुत ही नीचे है। दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में उसका भूमिगत इतना नीचे है कि वहाँ से पानी निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अब देखेंगे दोस्तों विंध्य श्रेणी। दोस्तों विंध्य श्रेणी पर कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं विंध्य पहाड़ी, भारनेन पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। विंध्य श्रेणी दोस्तों एक ब्लॉक पर्वत है और भ्रंशोत पर्वत है। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सद्भावना चोटी। ठीक है, विंध्य श्रेणी का दोस्तों विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार इन तीन राज्यों में पड़ता है। और इसी विंध्य श्रेणी में दोस्तों चूना पत्थर भी पाया जाता है। और साथ ही साथ इसी विंध्य श्रेणी में धुआंधार जलप्रपात जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात किस श्रेणी पर है, तो विंध्य श्रेणी पर। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि भ्रंशोत पर्वत किसे कहते हैं। दोस्तों जब कोई पर्वत का भाग जो होता है, बीच का भाग नीचे धंस जाता है और ये जो किनारे आप देख सकते हैं, इन किनारों का भाग जो है ऊपर की ओर उठ जाता है, तो ऊपर की ओर उठे हुए भाग को भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो धंस जाता है उसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। कहने का मतलब है कि दो किनारों के बीच का जो भाग धंस जाता है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। दोस्तों भ्रंश घाटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर निकलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों उत्तर में विंध्य श्रेणी
और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है। इन दोनों श्रेणियों के बीच का जो धंसा हुआ भाग होता है वो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहलाता है। आपको यहाँ पर नोट करना है कि भ्रंश घाटी उसे कहेंगे जब दो बिंदीय श्रेणी पर्वतों के बीच में जो धंसा हुआ भाग होगा वो क्या कहलाएगा? भ्रंश घाटी। और इसी भ्रंश घाटी से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी। ठीक, अब आगे देखते हैं सतपुड़ा श्रेणी। दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणी का जो विस्तार है वो गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक है। सतपुड़ा श्रेणी की जो पश्चिमी पहाड़ी है वो राजपीपला पहाड़ी है, जो गुजरात में पड़ती है। पूछा गया है ये। ठीक, आइए देखते हैं सतपुड़ा श्रेणी पे कौन कौन से पर्वत हैं, पहाड़ हैं। अभी हमने बताया कि पश्चिमी पहाड़ी राजपीपला है, फिर आप देखेंगे सतपुड़ा है। दोस्तों, इसी के नाम पर ही रख दिया गया है। फिर महादेव की पहाड़ी, मैकाल पर्वत। अब आपको यहाँ पर नोट करना है कि ये जो महादेव की पहाड़ी है, इस महादेव की पहाड़ी पर एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़ चोटी। पूछा जाता है कि धूपगढ़ चोटी जो है वो किस पहाड़ी पर है? तो महादेव की पहाड़ी पर। ये धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि दोस्तों ये सारी पहाड़ियाँ किस पर है? सतपुड़ा श्रेणी पर है। और इसमें जो एक महादेव की जो पहाड़ी है उस पर एक सबसे ऊंची चोटी है, वो है धूपगढ़ चोटी, जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आप देखेंगे मैकाल पर्वत। दोस्तों, इस मैकाल पर्वत पर एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक चोटी। ये अमरकंटक चोटी सतपुड़ा की सेकंड यानी कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पहली चोटी कौन सी है? धूपगढ़। किस पहाड़ी पर है? महादेव पर। दूसरी चोटी कौन सी है? अमरकंटक। किस पहाड़ी पर है? मैकाल। दोस्तों, इसी अमरकंटक चोटी से दो नदियां निकलती हैं। एक है नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर जाती है, और दूसरी है सोन नदी जो उत्तर की ओर जाती है। ठीक दोस्तों, एक चीज आपको और नोट करना है कि एक नदी है जिसका नाम है तापी नदी। दोस्तों, ये तापी नदी जो है ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। वो कैसे? आप देख सकते हैं कि उत्तर में क्या है? सतपुड़ा श्रेणी है और दक्षिण में अजंता श्रेणी। इन दोनों के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाएगा? भ्रंश घाटी। क्योंकि हमने आपको बताया कि जब दो पर्वत श्रेणियों के बीच का जो धंसा हुआ भाग होता है उसे क्या कहेंगे? भ्रंश घाटी। तो दोस्तों, तापी नदी जो है वो सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है, और ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। इस बात को आप नोट करके रखिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा मालवा का पठार, सतपुड़ा का पठार, विंध्य श्रेणी ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी की पहाड़ी ये सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।